अध्यक्ष महोदय, मैं श्री हरविंदर कल्याण विधायक द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, जब भी कोई प्रदेश बनता है तो राज्यपाल हमेशा भाषण देने के लिए, अपना रोड मैप सरकार का रखने के लिए आपके बीच में विधानसभा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो माननीय स्पीकर साहब, मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, अनुमोदन करने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, कौन सा बोले आयु? अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में जनता के हित व प्रदेश के हितों को सुरक्षित रखते हुए 6 दिसंबर 1966 से आज तक का लंबा सफर सफलतापूर्वक तय किया है। हमने, सरकार ने अपने इस कार्यकाल में बहुत से प्राकृतिक उतार चढ़ाव भी देखे, इस समय भी देखे, और सरकार ने बखूबी अपना काम भी किया, चाहे वो कोरोना जैसी बीमारी भी आई क्यों न हो। सरकार अपने इरादों में जो चुनाव के समय वादे करके आई थी, चुनाव के समय घोषणाएं करके आई थी कि यदि अगर जनता ने हमें अवसर दिया तो हम व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। चुनाव के समय में हर पार्टियां यह अनाउंस करती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे विधानसभा के अंदर जाकर, लेकिन 2014 से पहले और अब तक 2014 से पहले जितनी सरकारें बनी, वादा तो किया, लेकिन सरकारें उसी पुराने ढर्रे पर चलाने का काम किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, वो भी इसी तरह वादे करके आई थी, व्यवस्था परिवर्तन की बात करके आई थी, और व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाया। आपने देखा कि मेरिट के आधार पर नौकरी देंगे, मेरिट के आधार पर नौकरी दी, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई। हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत से बार पब्लिक में जाकर कहा मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं है, लेकिन एक भी पेश नहीं कर पाई। इसी प्रकार से किसानों की बात थी, किसानों को 24 घंटे के अंदर उनकी फसल का पैसा देने की बात हुई, वो भी हमारी सरकार ने 24 घंटे के अंदर किसान के खाते में सीधा पैसा डालने का काम किया। इस प्रकार की जो व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए थी, हमारी सरकार ने की। रही बात राज्यपाल जी के अभिभाषण को अनुमोदन करने की, की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। मैं इसमें से कुछ पॉइंट आपको सदन के सामने रखता हूं, बताना चाहता हूं किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन हुई, किस प्रकार से सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार है, हरियाणा सरकार है, उन्होंने सरकार चलाने का कार्य किया। नंबर 3 पर लिखा हुआ है चंद्रमा पर, सूर्य पर लैंडिंग, साइंस की बातें। मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि इसके अंदर भी हरियाणा प्रदेश का वैज्ञानिकों का अहम रोल रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता अगर ये हरियाणा सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के जो प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं उनका इसके अंदर अहम रोल था। विशेषकर हिसार का भी एक हमारा वैज्ञानिक साथी इसके अंदर था। व्यवस्था परिवर्तन की बात है, वो मैंने आपको बताई, 6 नंबर के ऊपर भी, 8 नंबर के ऊपर भी दी हुई है, 11 नंबर के ऊपर भी दी हुई है। सरकार ने
पहचान पत्र आधार कार्ड के हिसाब से बनाकर दिया। आज आधार कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की स्कीम है। परिवार पहचान पत्र हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा है जिसके अंदर है, और उस पहचान पत्र के माध्यम से किस प्रकार व्यवस्था परिवर्तन हुआ। आज 60 साल का व्यक्ति जब अपनी 60 साल एज पूरी करता है तो उसका तुरंत 60 साल पूरे होते ही नेक्स्ट मंथ में उसका सारा रिकॉर्ड पहचान पत्र के तहत है। पहचान पत्र का फायदा यह हुआ कि उसकी अपने आप पेंशन बनती है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन है। काटी जो फर्जी पहचान पत्र लेते थे, वो जो फर्जी वृद्धावस्था पेंशन लेते थे, वो भी इसी पहचान पत्र के माध्यम से वो अवस्था वो भी ठीक करने का काम किया। जो फर्जी लेते थे उनको काटने का कार्य किया। हाँ, बहुत से कितने लोग थे इसके अंदर जो फर्जी मैं ज्यादा लंबा इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। हमारी सरकार ने 15 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच। उसके तहत भी प्रदेश के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, इस सरकार के जितने भी फैसिलिटी है, जितने भी संसाधन है, प्रदेश के जितने संसाधन है, उस पर सबसे पहला अधिकार यदि अगर किसी का है तो इस प्रदेश के अंदर जो सबसे गरीब व्यक्ति है, सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसका इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन करने का कार्य किया। और हमारे बीच में नवनिर्वाचित सांसद महोदय आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री की सोच, हरियाणा प्रदेश की काम करने की तरीका, अंत्योदय योजना 15 नंबर पे एक और चीज लिखी हुई है कि जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जो 60 साल की उम्र में वृद्धावस्था सम्मान पेंशन भत्ता देता था। आज भी नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताऊ देवीलाल का कि जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन बनाने का काम किया। उसी प्रकार से आज हमारी सरकार ने भी, मनोहर लाल जी की सरकार ने अविवाहितों की और विधुरों को जो पेंशन देने का काम किया, वो भी एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर विधुर पेंशन और अविवाहित पेंशन लागू करने का काम किया, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। सरकार की उपलब्धि तो आपने देखी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आने वाले समय में आपने फिर यहीं बैठना है, इसी साइड में बैठना है। ये काम करी सरकार का वही है। भाषण नहीं देता हूं ना, मैं लंबा चौड़ा करना चाहता। इसी प्रकार पैरा नंबर 26 में लिखा है, प्राकृतिक विपदाएं। प्राकृतिक विपदाओं के ऊपर हरियाणा सरकार ने किस प्रकार कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक विपदाओं में मेरा हल्का सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। जहां पर शेम का इलाका है, थोड़ी ही बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, नीचे खारा पानी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे हलके में, विशेषकर बरवाड़ा हलके के अंदर सोलर ट्यूबवेल की जो स्कीम के तहत लगाकर सोलर ट्यूबवेल, नीचे का जो पानी है
लगभग 65 ट्यूबवेल, जिसकी एक ट्यूबवेल के ऊपर कॉस्ट लगभग 10 लाख रुपए आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो 1 रुपया नहीं लगा। 65 के करीब 7 गांव के अंदर ट्यूबवेल लगाए और उस पानी को निकालकर जो खारा पानी है ड्रेन में पहुंचाने का काम किया। और जो फल्ड का पानी है उसको पंप हाउस के द्वारा 6 पंप हाउस लगाए, जिसका एक पंप हाउस की कीमत कम से कम 2.5 और 3 करोड़ रुपए है। मैं इसलिए विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी प्रकार 2021 के अंदर 22 के अंदर बाढ़ का पानी क्षेम होने की वजह से भरा। मैं माननीय बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसमें जो पानी भरा 100 रुपए का डीजल फूकने का काम नहीं किया हमारे जिम्मेदारों ने। कम से कम 100 के आसपास लाइनें खड़ी करवा के नए ट्रांसफार्मर टेम्परेरी लगाकर पानी निकालने का काम किया। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पानी जाओ। एक सभी के लिए एक सूचना है कि माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कृष्णलाल पवार, पूर्व मंत्री हरियाणा एवं राज्यसभा सदस्य, और श्री सुभाष बराड़ा जी, नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व विधायक, दोनों अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है। यह सदन उनका हार्दिक स्वागत करता है। जी। अध्यक्ष महोदय, हरविंदर जी ने टच तो किया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बताया स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य व्यक्तियों का तो बता दिया, पशुओं का हमारी सरकार ने, व्यक्ति तो कहीं भी बीमार होने पर चला जा सकता है, लेकिन पशु को बीमार होने पर लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए जो स्कीम बनाई माननीय मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल जी ने, जो वैन, कभी एम्बुलेंस व्यक्तियों के लिए तो सुनी होंगी, लेकिन पशुओं के लिए जो है वैन बनाई और उनके ऊपर पशुओं को ले जाने का काम किया, वहां पर एक VLD छोड़ने का काम किया। इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन जो करके जो किसान को आमदनी का अहम एक हिस्सा भी होता है पशुपालन, उसका जो काम किया वो भी एक सराहनीय कार्य है। जो और देशी गाय को जो सब्सिडी देकर, जो गाय कभी आम आदमी का आजीविका हुआ करती थी और पिछले दिनों पिछली सरकार की पॉलिसियों की वजह से जो सड़कों पर घूमती थी, किसान उसको रखना बंद कर चुके थे। आज हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार की पॉलिसी की वजह से आज देशी गाय के लिए जो किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए आज किसानों ने देशी गाय रखनी शुरू कर दी है और उस गाय को 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक एक गाय का सब्सिडी देकर जो है गाय रखने का जो कार्य किसानों से करवाया गया है, वो भी एक सराहनीय कार्य है। और बीमा, पशुओं का बीमा, पशु बीमा कार्ड शुरू करके गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट बीमा पशुओं का करने का जो कार्य किया वो हमारी सरकार ने किया, जो एक सराहनीय कार्य है। इसमें मैं थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और पशुपालन मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि वैने तो शुरू कर दी है, लेकिन एक गांव में जो है पशुपालन छोटा हॉस्पिटल बनाने के लिए, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कीमत नहीं लगती, सिर्फ एक कमरा होता है, एक चारपाई होती ना, 4 द्वारी होती है। यदि अगर उसमें हर गांव में वो और बनाने का कार्य कर दें और एक उसके अंदर 4th क्लास हो, तो पशु जो छोटी मोटी पट्टी वट्टी कराने के लिए वो जगह उनको परमानेंट मिल जाएगी। उसके ऊपर भी विचार जरूर करना चाहिए, ये मेरे आपका अनुरोध है। इसी प्रकार आपका पैरा नंबर 35 है,
जो कि किसानों से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में इसी दौरान बजट सेशन के अंदर ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि जो पुराने नाले हैं जो 20 साल के हो चुके हैं उनको रीमॉडलिंग का काम किया जाए। खाल नाला एक ही बात है, चलो आप खाल समझ लो, मैं नाला कह दी। खाल उसका जो है वो जो प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मानकर तुरंत आदेश दिए थे कि 1 साल के लिए रीमॉडलिंग के जो कार्य किए जाएं। मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि अगर किसी के हल्के में रीमॉडलिंग हुई, खाड़े काले उनको, तो मेरे हल्के में हुई। मैंने उदाहरण भी दिया था यहां पर, सरसोद गांव है उस जिसके अंदर मेरे 4 रीमॉडलिंग के नाले थे। जुगलान गांव है जिसके अंदर 45 साल हो चुके थे जिस नाले को बने हुए, वो सभी के सभी नाले लगभग जो है 35 रीमॉडलिंग के नाले मेरे हल्के में बनाने का कार्य किया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। हाँ, जिसकी कीमत लगभग जो है 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक की रीमॉडलिंग की कीमत है, वो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का जो सराहनीय कार्य किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। उससे ये नहीं है कि अकेला किसानों को फायदा हुआ, उसमें पानी भी बचा। मैंने यही कहा था, मोरी के पास वो पानी चलता रहता, लास्ट में टेल पे जो है वो पानी पहुंचता नहीं था। अब बराबर का पानी जो है अपने वार के हिसाब से सबको मिलने का काम किया। उसके लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ये है काम करने की सोच जिसको हरियाणा प्रदेश तीसरी बार जो है मौका देने जा रहा है, सिर्फ उसके लिए। ये माननीय सदस्यों से अपील है कि बैठे हुए बीच में ना टोकें। अध्यक्ष महोदय, पैरा नंबर 46 है, हरविंदर जी ने शिक्षा को टच तो किया लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट छूट गया कि स्कूलों को अपग्रेड करना, स्कूलों का अंदर पढ़ाई करना, एक लाइब्रेरी नीचे वाले। अध्यक्ष महोदय, बोल लेना, 14 से पहले भी ये साथी थे सत्ता में, क्या कभी इन्होंने सोचा था कि गांव के अंदर भी लाइब्रेरी होनी चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की सरकार की सोच है कि प्रत्येक गांव के अंदर, शहर के अंदर वो सुविधा है जिस प्रकार लाइब्रेरी की, उसी प्रकार की लाइब्रेरी प्रत्येक गांव के अंदर हो। और ये देर किसी ने जाकर देखनी है तो मेरे हल्के के अंदर जाके देख लो, 12 लाइब्रेरी ऐसी हैं जिसकी जो है 35 और 40 लाख रुपए से उनकी बिल्डिंग बनी है। आप किसी भी शहर में वो लाइब्रेरी, मेरे पास वीडियो भी है तो मैं चलवा सकता हूं, आप देख लेना, आपने कभी सोची भी हो तो। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ने वो लाइब्रेरी बनाने का काम किया। हाँ, उसके अंदर एक कमी अभी तक है अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर जो है सामान जो पहुंचाना है, फर्नीचर जो पहुंचाने का है, जो सामूहिक फर्नीचर पहुंचाना है, उसकी जो है व्यवस्था तुरंत की जाए, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथी वैसे करते हैं, मैं जो बात है फैक्ट बोलता हूं, आप इसलिए सुनने की हिम्मत, हाँ, तमना अच्छी वही लगती है जो तारे गीत गावे, लेकिन कहीं वही जाएगी सदन के अंदर जिस इच्छा के साथ, जिस सोच के साथ जनता जो हमें यहां भेजती है कि हमें सदन में जाकर, चंडीगढ़ में जाकर क्या करना चाहिए। जो पार्टी, जो विधायक, जो नुमाइंदा जनता पर खरा उतरेगा, 5 साल बाद जनता उसका परिणाम पर मोहर लगाती है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले अभी पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी का और अक्टूबर 24 के अंदर माननीय मनोहर लाल जी का दोबारा से तीसरी बार जो है मौका देने का, मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। अध्यक्ष महोदय, हरविंदर जी ने, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपस में हम कुछ भी कहें, एक बात की मुझे तकलीफ है। दर्शक जी, ईदगाह में कोई भी सम्मानित व्यक्ति आता है या स्टूडेंट आते हैं, सारा सदन उनका
मैं थपथपा के स्वागत करता है। अभी हमारे कांग्रेस के एक सदस्य ने आदरणीय सुभाष बराला जी के लिए एक शब्द कहा कि 75,000 से देके मारा है। कहां तो हम उनका स्वागत करेंगे? कह रहा मंत्री से नजर नहीं मिला सकता। ये किस प्रकार की बात है? बैठी भाई, कम से कम कुछ तो शर्म रखा करो मेरे यार, कुछ तो शर्म किया करो, किसी को सच कहा करो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सीधा कर्जी करते आप दस्तक दीजिए बैठे लोगों पर। नैनपाल जी बैठ जाओ एक बार। नैनपाल जी अरे आपस में आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने बात रख दी। नैनपाल जी बैठ जाओ। ये आपस में बहस ना करें, आपस में बहस ना करें, सदन की गरिमा को बढ़ा के रखें। होगा, बस हो गया। आप बहस ना करें। आपस में बहस नहीं करोगे। नैनपाल जी आप बैठ जाओ। नैनपाल जी, नैनपाल जी, नैनपाल जी, नैनपाल जी, चलो हो गया। कुलदीप जी आप अपनी सीट पे बैठिए। कुलदीप जी, नैनपाल जी आप बैठ जाओ। अरे चेयरमैन साहब बैठ जाओ, कोई बात नहीं। जिसकी जो ऐसे है, जिसकी जो आदत है वो करेगा, जिसकी सोच जैसी वैसी ये करेगा। कुलदीप जी, चलो छोटे कुलदीप वत्स जी आप अपनी सीट पे बैठिए। आप अपनी सीट पे बैठिए। नैनपाल जी, नैनपाल जी आप बैठ जाओ। कई बार बोल दिया। नैनपाल बैठ जाओ। चेयरमैन साहब बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। आपने बात रख दी, बैठ कोई जाओ। बात होगी, बस होगी तो कहीं तो कह दी। आप अध्यक्ष महोदय, कुलदीप जी आप बाहर चले जाओ। आप अपनी सीट पे बैठो, चुप बैठो। ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं नहीं, आप उससे बहस ना करें। वो अपनी सीट छोड़ कर गया हुआ वहां, आगे से पीछे। आप बहस ना करें उससे, बस बैठ जाओ। चलो बैठा दो, बैठा दो, कोई नहीं, होगी तो होगी। अध्यक्ष महोदय, आप एक बार सभी बैठे। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अनुशासनहीनता है, बहुत अनुशासनहीनता है कि एक दूसरे के खिलाफ बोल करके अभी भी खड़े होकर बोल रहे हैं। इस अनुशासनहीनता के कारण से आपने एक आदेश दिया, एक बार बाहर जाए, चाहे अगले क्षण वापस बुलाएं। इसका पालन होना चाहिए और आप चाहे अपनी फोर्स का यूज करें, एक बार इनको बाहर करें, नहीं तो जाते हुए सब जाए। एक बार इनको बाहर करें, एक बाहर करें। कुलदीप जी आप अपनी सीट से उठ के बहस कर रहे हैं, एक बार आप बाहर जाइए। आप बाहर जाओ एक बार। आप कुलदीप जी का व्यवहार देखो। एक मिनट बैठिए आप। ऐसे बैठिए आप, बैठिए। कुलदीप जी ऐसे नहीं, उसका व्यवहार तो देखो। उपाध्यक्ष जी, इस तरह बात सुनिए। कुलदीप जी बैठिए आप, क्या बात है? ऐसे नहीं। आफ्ताब जी, आफ्ताब जी एक बार बैठिए प्लीज, एक बार बैठिए आप। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। बैठिए आप, एक मिनट बैठिए, बैठिए। आपको ही कहना चाहिए। कुलदीप जी आप बैठिए, एक बार आप बैठिए। आप बैठो तो सिर्फ बैठो। आप बैठिए, आप बैठिए एक बार, बैठो आप एक बार, बैठिए। हाँ जोगीराम जी, जोगीराम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जो को आगे बढ़ाते हुए, अध्यक्ष महोदय, हरविंदर कल्याण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रदेश का तरक्की का वो होता है, आधार होता है। उसमें जो है इन्होंने बाकी सब चीजें टच की, एक चीज छोड़ दी जो मैंने कही ना, व्यवस्था परिवर्तन और कार्य करने की शैली। कार्य करने की शैली, सड़कें भी आई, उसके अंदर फ्लाईओवर भी आए, बिल्डिंग भी आई। माननीय मुख्यमंत्री की सोच देखिए, क्या कभी पहले सरकारें नहीं रही या किसान नहीं रहे, खेत खलियान के तहत एक स्कीम चालू की कि रोड तो कोई भी बना देता है, लेकिन एक किसान को खेत के अंदर जाने के लिए, क्योंकि आज का
दौर में खेतों में ज्यादा रहना शुरू कर दिया है, खेत खलिहान के तहत उनको रास्तों को पक्का करने का जो कार्य किया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। ये अलग से जो है हमारी सरकार की सोच, काम करने का तरीका है, ये है व्यवस्था परिवर्तन। इसको कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। सबकी सोच रखना, सबका साथ सबका विकास कहते तो जरूर है, लेकिन जब करता कोई कोई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से। और अभी जो स्कीम है, जो ढाणियों के अंदर रहते हैं, जिस प्रकार से रास्ते पक्के किए, उसी प्रकार से बिजली देने का काम माननीय बिजली मंत्री रणजीत सिंह का भी धन्यवाद, माननीय पानी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी का भी धन्यवाद। जो खेतों के अंदर जो है रहने वाले लोगों को पानी जो है, स्वच्छ पानी और बिजली देने का जो कार्य है, की जो स्कीम बनाई है, वो एक सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बिजली मंत्री जी से थोड़ा सा एक संज्ञान में लेना चाहता हूं, मंत्री जी आपके, कि आपने जो 3 किलोमीटर की जो स्कीम की है और 300 मीटर उसमें बिल्कुल फ्री की है, 3 किलोमीटर से भी आगे, तो आपकी जो उसमें कोई ड्राफ्टिंग में कोई गलती है कि पहले 150 मीटर जो फ्री थी, उसके बाद पैसे लगते थे। अब यदि अगर 301 मीटर भी हो जाती है, 300 मीटर तो कर दी, तो आप जो है उसमें 300 मीटर के पैसे लेने शुरू कर देते हो। आधे जो लेते हो वो लेने चाहिए 300 मीटर के बाद के, जैसे पहले 150 मीटर के थे। वो कोई ड्राफ्टिंग की गलती है, उसको थोड़ा सुधारने का काम करें। और ये आपका धन्यवाद भी है, आप बधाई के पात्र भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री की सोच के तहत जो आप कार्य कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि एक जमींदार होने के नाते किसानों की तकलीफ समझता हूं। इसी प्रकार मैं आपका ध्यान सबका साथ सबका विकास, पढ़ी लिखी पंचायतें, सबको जो पंचायती भूमि के ऊपर रह रहे हैं काफी समय से, उनको मालिकाना हक देने का जो काम किया, वो एक सराहनीय कार्य है। हरविंदर जी ने भी पहले कहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा जो बरवाड़ा हल्का है, मैं उसको थोड़ा सा राज्यपाल जी के भाषण से हटके बोलना चाहूंगा कि वहां पर 1989 में पंचायत थी। उसके बाद जो है नगर पालिका बनी, तो 100 एकड़ के करीब उसके ऊपर जो है पंचायती भूमि पर कब्जा था। और जैसे नगर पालिका बनी और ये अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड वाला चक्कर शुरू हुआ, उससे पहले जो है वो सभी की सभी जो है 100 एकड़ के आसपास है वो जमीन। वहां पर सारी फैसिलिटी जो है सरकार ने दी, पानी भी दी, सीवर भी दिया, सड़कें भी दी। लेकिन अब जो है बहुत से मेरे जो है वार्ड है, लगभग जो है 80% जो है एरिया उनका अनअप्रूव्ड कर दिया गया है, जिसके कारण जो है वहां पर विकास के कार्य नहीं है। और उसमें समय समय पर उनके पास नोटिस भी आए कि आप कुछ पैसा जमा कराएं। उसमें कुछ पैसा जमा भी कराया डॉक्टर साहब, लेकिन वो जो है अभी रजिस्ट्री ना होने की वजह से, पंचायती भूमि की बजाय नगर पालिका की जमीन पर कब्जा होने की वजह से वो अनअप्रूव्ड डिक्लेयर है, वो अभी भी नहीं आ पा रही। तो उसमें एक एक वार्ड तो पूरा का पूरा अनअप्रूव्ड है, जबकि वार्ड तो पूरा हो ही नहीं सकता अनअप्रूव्ड, क्योंकि उसमें सारी की सारी पंचायती भूमि छोटे वार्ड है, इसलिए वो अनअप्रूव्ड है। उसके ऊपर थोड़ा ध्यान करके हैं डॉक्टर साहब, मेरा उस समस्या को हल करने का काम करें। और बहुत सारे ज्यादा ये नहीं है, पहले बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, लेकिन अब वो अनअप्रूव्ड है, इसलिए वहां ना कोई सीवर डालने की कोशिश करता, ना जो सड़कें टूट गई उसको वो करने का काम करता। दूसरा, एक और समस्या आई हुई है इसी प्रकार की। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गांव के अंदर जो है तालाब का सौंदर्यीकरण तो आप कर रहे हैं, विकास के काम भी कर रहे हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना रहे हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं वो पता नहीं किस वजह से इस्तेमाल में जो प्लेन जमीन जो है वो तालाबों के नाम बोल रही है रिकॉर्ड में, जबकि मौके में कोई तालाब नहीं है। और वो जमीन यदि अगर तालाब की रही तो गांव के पास पंचायती भूमि जो है खेतों में जाकर है, यदि अगर कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है,
या वहां पर हॉस्पिटल बना हुआ है तो वो कंडम हो गया, तो उसको दोबारा बनाने के लिए बड़ी दिक्कत आई हुई है। हमारा इसी प्रकार धानसू गांव है, लाडवा गांव है, उसके अंदर बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वो तालाब की जमीन निकले आई, उसको जमीन को दुरुस्त करवा कर है। और मैं समझता हूं कि इस्तेमाल से पहले जो मसावी है उसके अंदर हो सकता है वो ताल हो, भूमि ताल को तालाब कर दिया गया हो इस्तेमाल में, उसको दिखाकर उसको ठीक करके ताकि गांव के पास तालाब की भूमि को जो है ताल में बदल के उसके ऊपर जो विकास के कार्य, चाहे वो स्कूल बना हुआ है या उसके ऊपर हॉस्पिटल बने हुए हैं या नए बनाने हैं, वो दिक्कत ना आए। नहीं तो कहां जाकर बनाएं, खेतों में जाके बनाना पड़ेगा। आपकी स्कीम है कम्युनिटी सेंटर बनाने हैं, आपने हर गांव के अंदर फैसिलिटी देनी है, तो गांव से बहुत दूर जाकर इस प्रकार की बना पाएंगे। उससे पहले इसको दुरुस्त करने का भी काम करें, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना और अनुरोध है। तो मैं ज्यादा न समय लेते हुए अंत में मैं तो यही कहूंगा, बाकी हरविंदर जी ने सारी चीजों को टच कर दिया है। जिस प्रकार से आपने 9.5 साल हो गए काम करते हुए, प्रदेश की सेवा करते हुए, उस प्रकार की सोच और उस प्रकार की नीति मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं कि जो वादे करके आए उन वादों को पूरा करने का काम किए, चाहे कितना ही प्रेशर क्यों न हुआ हो, अपनी बात पे अडिग रहे, चाहे वो पॉलिसी थी ट्रांसफर की या मेरिट की या अन्य किसी भी प्रकार की, ये पोर्टल की, जो पोर्टल के माध्यम से आज जो प्रदेश को फायदा हो रहा है। मेरे अपोजिशन के साथी जो है कभी ये कहा करते थे कि हम पोर्टल को बंद करेंगे आने वाले समय में, आज जो है चाहे वो कहने के लिए कहीं जाकर बेशक कह दें, लेकिन मन में उनके आज भी यही है कि भाई पोर्टल बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश को जनता को उसका चस्का लग चुका है। असल तो भगवान करेगा नहीं कि आपको कभी मौका देगा, यदि अगर मौका मिले आपको और आपने उसको कोशिश की टच करने की, तो आपको जनता दोबारा ऐसा हाल करेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि पोर्टल के बारे में। भाई पोर्टल भी तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर राज्यपाल जी द्वारा जो किसका ऐसे नहीं, ऐसे मलिक साहब आप सीनियर मेंबर हैं, अभिभाषण ऐसे नहीं, कमेंट्री नहीं, अभिभाषण का जो है समर्थन करते हुए उनके अंदर जो हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं उनका समर्थन करते हुए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और स्वागत करते हुए कि जो विधुरों और अविवाहिताओं के लिए जो पेंशन बनाने का काम किया, वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में हिंदुस्तान के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर चाहे कोई बढ़ाए कोई घटाए, ताऊ देवीलाल का नाम रहेगा, उसी प्रकार माननीय मनोहर लाल जी का भी नाम विधुर और अविवाहिताओं की पेंशन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। गोगी जी बैठिए आप प्लीज। विधानसभा के अंदर भी लोटस ऑपरेशन हो सकता है। बैठो। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ है जो उन्होंने 20 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे सदन में देने की कृपा की है। माननीय सदस्यगण, अब सदन बुधवार दिनांक 21 फरवरी 2024 प्रातः